हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हमारी चर्चा का विषय रहेगा आगामी परीक्षाओं को एक दृष्टि में रखते हुए एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, जिसकी एक महत्वपूर्ण बुक है समकालीन विश्व में राजनीति, कक्षा 12। इस किताब पर आधारित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न टॉपिक वाइज हम देखने वाले हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आपकी सफलता में सहायक हो सके। तो आइए आज की इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। हम लगभग इस किताब पर आधारित 500 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को देखने वाले हैं, ताकि तमाम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। पुस्तक ये रही आपके समक्ष, समकालीन विश्व में राजनीति, कक्षा 12 एनसीईआरटी की है। कक्षा 12 में 2 किताबें चलती हैं, जिनमें से ये एक है समकालीन विश्व में राजनीति। इसमें कुछ पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी, जो वर्तमान में कुछ टॉपिक है जो हटा दिए गए हैं। जो पुरानी एनसीईआरटी उसमें आपको शीत युद्ध का दौर, दो ध्रुवीयता का अंत, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, समकालीन दक्षिणी एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और वैश्वीकरण, कुल 9 अध्याय थे। जबकि जो नई एनसीईआरटी है उसमें केवल 7 अध्याय है, जिसमें शीत युद्ध का दौर है उसको हटा दिया गया है, दो ध्रुवीयता का अंत, सत्ता के समकालीन केंद्र, समकालीन दक्षिणी एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और वैश्वीकरण। जो 2 टॉपिक हटाए, उन्होंने हटाया है शीत युद्ध का दौर, और उन्होंने हटाया है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ये टॉपिक हटा दिया इन्होंने। लेकिन हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से ये 9 टॉपिक है, यानी कि 9 अध्याय है, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। तो हम इन 9 अध्यायों को लेकर चलेंगे। तो आइए इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, शीत युद्ध का दौर। इस टॉपिक से संबंधित किस प्रकार के सवाल बनते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उसका आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। यह अमेरिका, सोवियत संघ और उनके संबंधित सहयोगियों के बीच एक प्रतियोगिता थी। यह महाशक्तियों के बीच एक वैचारिक युद्ध था। इससे हथियारों की होड़ मच गई। अमेरिका और सोवियत संघ प्रत्यक्ष युद्धों में लगे हुए थे। इनमें से कौन सा कथन गलत है, वो आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन द, अमेरिका और सोवियत संघ प्रत्यक्ष युद्धों में लगे हुए थे। नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से वो लगे हुए थे। प्रत्यक्ष रूप से दोनों महाशक्तियों के मध्य युद्ध नहीं था। अप्रत्यक्ष रूप से वो युद्ध में संलग्न थे। यानी कि शीत युद्ध के दौर में दोनों महाशक्तियों ने हथियारों की होड़ को बढ़ावा दिया। ये बात बिल्कुल सही है। यह महाशक्तियों के बीच एक वैचारिक युद्ध था। ये बात भी बिल्कुल सही है। पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट, यह अमेरिका, सोवियत संघ और उनके संबंधित सहयोगियों के बीच एक प्रतियोगिता थी। यह बात भी बिल्कुल सही है।
लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ सीधे यानी प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में संलग्न नहीं थे। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। अगला सवाल 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों को नहीं दर्शाता है, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों को नहीं दर्शाता है, वो आपको चयन करना है। ऑप्शन ए है उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीतियों को अपनाने में समर्थ बनाना, यानी उपनिवेशवाद से मुक्त हुए स्वतंत्र हुए देशों को स्वतंत्र नीतियों को अपनाने में समर्थ बनाना। ऑप्शन बी किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए इनकार करना। ऑप्शन सी वैश्विक मुद्दों पर तटस्थता की नीति का पालन करना। ऑप्शन डी वैश्विक आर्थिक विषमताओं की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य नहीं है वो आपको चयन करना है। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन है जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों को नहीं दर्शाता है। गुट निरपेक्षता का मतलब तटस्थता नहीं है, नहीं पृथकतावाद है। तो ऑप्शन आपका सही राइट होगा, यानी कि तटस्थता और पृथकतावाद गुट निरपेक्षता का उद्देश्य नहीं है, जबकि वैश्विक आर्थिक विषमताओं की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना, किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए इनकार करना और अपना स्वतंत्र विदेश नीति का निर्वहन करना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 3 नंबर। शीत युद्ध के दौरान विभिन्न गुटों में शामिल देशों की सूची दी गई है। उपरोक्त में से सही कूट का आपको चयन करना है। कौन सा देश किस खेमे में शामिल था? जैसे पोलैंड साम्यवादी, फ्रांस पूंजीवादी, जापान पूंजीवादी, नाइजीरिया गुट निरपेक्ष, उत्तरी कोरिया साम्यवादी, श्रीलंका गुट निरपेक्ष। फिर आपको सही कूट का चयन करना है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। 1 2 3 4 5 6 ये सभी सुमिलित है, यानी कि पोलैंड है जो साम्यवादी गुट यानी कि यूएसएसआर वार्सा पैक्ट में शामिल था, जबकि फ्रांस पूंजीवादी गुट यानी कि अमेरिका के नेतृत्व में नाटो का सदस्य, जापान पूंजीवादी गुट, नाइजीरिया गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा हुआ, उत्तरी कोरिया साम्यवादी गुट का और श्रीलंका गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित था। तो इस प्रकार ये सभी सुमिलित है, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट होगा। यानी कि इनका संबंध किस किस से रहा है? तो इनका संबंध इन से रहा है, यानी पोलैंड पूर्वी गठबंधन जिसको हम वार्सा संधि या साम्यवादी यूएसएसआर कहते हैं, फ्रांस पश्चिमी गठबंधन नाटो पूंजीवादी यूएसए से जुड़ा हुआ है, जापान भी पश्चिमी गठबंधन नाटो से जुड़ा हुआ है यानी कि पूंजीवादी यूएसए से, और नाइजीरिया नेम गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा हुआ है, उत्तरी कोरिया पूर्वी गठबंधन यानी वार्सा पैक्ट से जुड़ा हुआ है, और श्रीलंका नेम से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार ये सभी सुमिलित है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी और वार्सा पैक्ट की स्थापना 1955 में। और नेम की स्थापना 1955 में बांडुंग सम्मेलन से, और इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा।
क्यूबा मिसाइल संकट के समय मुख्य नेता के बारे में सत्य कथन का चयन करें। क्यूबा फिदेल कास्त्रो, सोवियत संघ निकिता खुर्चेव, अमेरिका जॉन एफ कैनेडी। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन डी 1, 2, तीनों बिल्कुल सही है। शीत युद्ध के दौरान क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के नेता थे फिदेल कास्त्रो, जबकि सोवियत संघ के नेता थे निकिता खुर्चेव और अमेरिका के नेता थे यानी राष्ट्रपति थे तत्कालीन जॉन एफ कैनेडी। तीनों बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर रहा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता के बारे में सत्य कथन आपको चयन करना है और यह आपको कोड दिए गए हैं। इंडोनेशिया के सुकर्णो, घाना के वामे अनुकुरमा, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, भारत के जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो। तो इस सवाल का भी राइट ऑप्शन होगा डी, पांचों सुमिलित है। तो इस प्रकार का सुमिलित करने वाला भी सवाल आ सकता है कि कौन सा नेता किस देश से जुड़ा हुआ है। तो कर्नल सुकर्णो है जो इंडोनेशिया के थे, घाना के वामे अनुकुरमा, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, भारत से जवाहरलाल नेहरू और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो। ये 5 प्रमुख नेता है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक राष्ट्र कहलाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों द्वारा बनाए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कथन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का आपको चयन करना है। यानी कि शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों द्वारा बनाए सैन्य संगठनों की विशेषता वाले कथन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए, गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था। ऑप्शन बी, सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना था। ऑप्शन सी, जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता था तो इसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था। ऑप्शन डी, महाशक्तियां सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। महाशक्तियां सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी। बिल्कुल नहीं, महाशक्तियां केवल कुछ देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी, सभी देशों को नहीं। जबकि गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था। यह बात भी बिल्कुल सही है। जो राष्ट्र जिस खेमे में शामिल होगा उसे अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डों के लिए स्थान देना जरूरी होगा। सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना था। यानी कि जो देश पूंजीवादी गुट में शामिल थे तो वे अमेरिका का सपोर्ट कर रहे थे और जो साम्यवादी गुट में शामिल थे वे सोवियत संघ का सपोर्ट कर रहे थे। जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता था तो इसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था। यह बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इस सवाल का राइट उत्तर होगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। 7 नंबर, शीत युद्ध का चरम बिंदु था बर्लिन की दीवार का निर्माण, बर्लिन की दीवार का गिरना, वियतनाम में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, क्यूबा मिसाइल संकट। शीत युद्ध का चरम बिंदु था। तो ऑप्शन आपका 4 नंबर राइट होगा। क्यूबा मिसाइल संकट है जो शीत युद्ध का चरम बिंदु था। अगला सवाल है 8 नंबर, किसने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डों के रूप में बदलने का फैसला किया? यानी कि किसने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डों के रूप में बदलने का फैसला किया? जॉन एफ कैनेडी, निकिता खुर्चेव, जॉन निक्सन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 2 नंबर, निकिता खुर्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डों के रूप में बदलने का फैसला किया। ऑप्शन 2 राइट होगा। 9 नंबर सवाल है,
निम्नलिखित में से गलत कथन का आपको चयन करना है। कथन एक है 1961 में निकिता खुर्चियोव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। ऑप्शन 2, क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक और वित्तीय सहायता देता था। क्यूबा रूस के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर थे। आपको फिर कोड का चयन करना है, केवल 1 2 1 2 3 1 3 4 1 2 3 4। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका सी राइट, केवल 1 3 4 है जो कथन गलत है। ऑप्शन सी राइट होगा। 1962 में निकिता खुर्चियोव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात करती थी, न कि 1961 में। कब की? 1962 में। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ से उसे कूटनीतिक और वित्तीय सहायता देता था। ये बात बिल्कुल सही है। क्यूबा रूस के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश नहीं, यह अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर थे? बिल्कुल नहीं, जॉन एफ कैनेडी थे। तो इस प्रकार कथन सही तो केवल 2 नंबर है, लेकिन निम्नलिखित में से गलत कथन का आपको चयन करना था। तो पहला, तीसरा और चौथा है जो बिल्कुल गलत कथन है। ऑप्शन सी राइट होगा। शीत युद्ध का चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट। यह हुआ था 1962 में। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा है। ये नजदीक तो अमेरिका के हैं, परंतु क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। सोवियत संघ उसे वित्तीय और कूटनीतिक सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता खुर्चियोव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डों के रूप में बदलने का निश्चय किया था। 1962 में इन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डों के रूप में बदल दिया, क्योंकि इन्होंने सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात करती थी 1962 में। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका सोवियत संघ के नजदीकी निशाने पर आ गया था। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकानों पर आसानी से हमला कर सकता था। इसकी भनक अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी, यानी कि 21 दिनों के बाद। उसके बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने आदेश दिया कि क्यूबा की तरफ आने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए, सोवियत बेड़ों को रोका जाए और उन्हें उनका सामना करने का निर्देश दिया अमेरिकी सेना को। इस तरह क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। ऐसा लग रहा था कि दोनों महाशक्तियां प्रत्यक्ष युद्ध करके ही सांस लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगला सवाल 10 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? यूएसए, यूके, यूएसएसआर और इटली। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इटली है, जो ये धुरी राष्ट्र में शामिल था, यानी कि जापान और जर्मनी के साथ। यानी कि इटली, जापान और जर्मनी ये धुरी राष्ट्रों में थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, जबकि मित्र राष्ट्रों में थे यूएसए, यूके, यूएसएसआर और फ्रांस। तो ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक, ये इनकी काल अवधि रही है। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में सोवियत संघ थे, फ्रांस था, ब्रिटेन था, संयुक्त राज्य अमेरिका था। और द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी, जबकि ध्रुवीय राष्ट्रों को हार का सामना करना पड़ा था, जिनमें जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ अगस्त 1945 में। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे।
और उसके बाद जापान को घुटने टेकने पड़े और सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत हो गया। और जो अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे जापान के 2 शहरों पर, उनके नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन, और इनकी मारक क्षमता थी 15 से 21 किलोटन। हिरोशिमा पर इन्होंने बम गिराया था अमेरिका ने 6 अगस्त को, जबकि नागासाकी पर गिराया था 9 अगस्त को। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर और 6 अगस्त को 1945 को हिरोशिमा पर। तो इस प्रकार आज हमने कुछ चुनिंदा अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास में हम और अन्य महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।